हेलो, जय हिंद साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस के सेट का दूसरी क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन पेडागोगी के सीखेंगे। इसमें मैथ के लगभग से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। तो हम उसी प्रकार के क्वेश्चन लाए हुए हैं, जिसमें हर टॉपिक से एक सवाल लगभग होगा और पेडालॉजी के भी मैथ के ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो आइए देरी ना करते हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमसे हमारी जो पहले की क्लास पढ़ी हुई वो नहीं देखी, तो वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है। चलिए देरी ना करते हम लोग क्लास को अपनी प्रारंभ करते हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए 18 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का हमारा क्या तरीका है, यानी कि एलसीएम का मतलब होता है कि इन दोनों में जो कॉमन नंबर होते हैं उनको लिख लिया जाता है एक बार, और जो नहीं होते उनको दोनों बार लिख के मल्टीप्लाई करा दिया जाती है। तो वो हमारा हो जाता है एलसीएम। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि एलसीएम हमेशा जो भी नंबर होते हैं उनसे बड़ा, उनके बराबर या उनसे बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एलसीएम वो ही होता है जो जो नंबर दिए होते हैं उनसे वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा होता है, उनसे वो डिवाइड भी हो रहा। तो जैसे यहाँ पे 24 है, 12 से डिवाइड होगा लेकिन 8 से नहीं होगा, तो ये तो हमारा ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 36 और 12, ये हो सकता है। 48 भी हो सकता है और 72 भी हो सकता है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं, यानी कि अगर हम 12 का फैक्टर करें तो 12 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 12 का फैक्टर हमारा क्या आएगा, 2 गुणे 3। इसी प्रकार अगर हम 18 का फैक्टर करते हैं तो 18 का आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें हम देखते हैं, हमने क्या बताया था, जो कॉमन नंबर होते हैं उनको एक अलग कर लेते हैं। तो हमारे कॉमन नंबर क्या है इसमें, 2। 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो ये हमारे कॉमन नंबर हो गए। अब इन कॉमन नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं, एक बार। तो यानी कि हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन नंबर होते हैं उन्हें एक बार ही लिखा जाता है, जो कॉमन नहीं होते हैं उनको भी लिख लिया जाता है। अब इनकी हम क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, एलसीएम। अगर इसी प्रकार से हमसे एचसीएफ कहा जाता, एचसीएफ अगर कहा जाता तो हमारा क्या निकलता, तो जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता। तो 2 कॉमन मिल रहा है और 3, तो 2 गुणे 3 तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 6। ये हमारा क्या आ जाता है, एचसीएफ। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। यानी कि हमसे क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम हमारा क्या होगा, 36। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1 मिनट, कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 7 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है जिसमें लिखा है कि 447.36 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए स्थानीय मान हमें निकालना है किसका, 7 का। किसका स्थानीय मान निकालना है, 7 का। अब हम इसमें ये देखते हैं कि हमें 7 की प्लेस वैल्यू यदि चाहिए, 7 की प्लेस वैल्यू चाहिए, तो 7 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अब हम ये देखते हैं 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है। सिंपल सी बात है, प्लेस वैल्यू हमारा उस वैल्यू का स्थान बताती कि वो कौन से स्थान पे है। तो हम देखें डेसिमल, डेसिमल से हम किस ओर के लिए चले, लेफ़्ट साइड के लिए। तो लेफ़्ट साइड में चले, हमारा पहला क्या पड़ेगा, 7। तो ये कौन सा होता है, इसको इकाई बोलते हैं और इसको दहाई। यानी कि 7 हमारा कौन से स्थान पे है, इकाई स्थान पे है। हमेशा ध्यान रखना, इकाई में किससे मल्टीप्लाई होती है, 1 से। तो यहाँ पे 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमसे कोई पूछे 4 का प्लेस वैल्यू, 4 की अगर प्लेस वैल्यू कही जाए तो 4 तो लिखा ही जाएगा, मल्टीप्लाई किससे होगी, वह कौन से स्थान पे है। तो वो कौन से स्थान पे, दहाई पे है। और दहाई पे क्या नंबर होते हैं, 10।
तो 10 से गुणा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 40। अगर इसी प्रकार प्लेस वैल्यू ना पूछ के 7 की प्लेस वैल्यू ना पूछ के हमसे पूछा होता है फेस वैल्यू। क्या होता है? एक होती है फेस वैल्यू। 7 की अगर फेस वैल्यू की हम बात करें तो 7 की जो फेस वैल्यू होगी वो क्या होगी? फेस वैल्यू हमारी हमेशा वही नंबर होता है जिस नंबर की वो बात करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अगर हम इसमें देखें ये तो हमारे नंबर क्योंकि अगर डेसिमल के पहले जो डेसिमल के बाद नंबर है, जैसे हमारा क्या है इसमें 3 है, जैसा यहाँ पे लिखा है 3 6 लिखा है, तो अगर 6 की प्लेस वैल्यू पूछी जाती, यदि 6 की प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो 6 की हमारी जो प्लेस वैल्यू होगी, ठीक 3 की पहले देख लें। 3 हमारा कौन से स्थान पे है? 3 हमारा देखो इधर के जो अंक पढ़े जाते हैं वो हमारे इकाई दहाई में पढ़े जाते हैं। ठीक, इधर क्या होता है ये इसमें 10वां भाग, ये 100वां भाग बोला जाता है, यानी कि भाग बोला जाता है। तो यहाँ पे 3 है, ठीक ये कौन से स्थान पे 10 भाग के स्थान पे, यानी 10 से इसमें भाग होता है। जब भाग करें तो हमारा क्या आएगा 0.3। इसी प्रकार अगर हमारे 6 की बात की जाए तो 6 में क्या आ जाएगा 0.06, क्योंकि 6 में कौन से स्थान पे 100वें स्थान पे है, तो इसमें 100 से भाग होता है। उम्मीद है कि आप लोगों की अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। तो इसका आंसर है ठीक है 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भिन्न का है, जिसमें कहा गया है कि 5/6 और 2/3 को माइनस करना है, यानी 5/6 से 2/3 को माइनस करना है। तो इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारा क्या मिलेगा 6। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 माइनस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 6 लाने के लिए हमें 2 से गुणा ऊपर करनी होगी और 2 से नीचे, तो यानी कि 4 कितना आ जाएगा हमारा 5 से 4 जाएगा 1/6। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन में क्या है 1/6। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रेशियो का, जिसमें कहा गया है कि लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो 3:5 है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो वो 3:5 का रेशियो है। और यदि 24 लड़के हैं तो लड़कियों की कितनी संख्या होगी? यानी कि अनुपात में हमारी जो वैल्यू दी है लड़कों की वो कितनी है? वो दी है 3, और नंबर में कितनी दी है 24। नंबर में 24, यानी जो 24 मान है वो किसका है हमारा 3 का। 24 मान किसका है 3 के अनुपात का। तो 1 अनुपात में कितना आएगा? 1 अनुपात का मान होगा 8। 1 का 8 होगा। तो इसी प्रकार अगर हमसे कहा जाए तो गर्ल्स का कितना होगा, तो यानी कि हमने क्या किया था, जो रेशियो आता है उसमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई तो 24 मिल जाएगा, तो 8 से गुणा करेंगे तो 40, यानी कि ये किसकी संख्या आ गई? ये लड़कियों की संख्या आ गई। ये लड़कों की, हमसे पूछे लड़कियाँ कितनी होंगी तो क्या होंगी 40, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि कहा है कि 250 का 20% ज्ञात कीजिए, यानी कि कोई नंबर लिखा है 250 जिसका आपको निकालना है 20%। तो लिखेंगे हम क्या का मतलब होता है मल्टीप्लाई 250 गुणे 20/100। इस जीरो से इसको जीरो, इस जीरो से ये, तो 25 और 2 की अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आ जाएगा 50। तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि देखो ये ध्यान रखना कि सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते, नॉर्मल ही आते हैं। ठीक है, तो आराम से आप लोग कीजिए, कोई जल्दबाजी ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें से 15 में से 15 क्वेश्चन आंसर आप ला सकते हो नंबर लगभग। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, हो जाएगा। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो हमारी केवीएस की प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हो। उसमें भी लगभग अच्छे लेवल के क्वेश्चन कुछ कराए हैं हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा गया है कि एक पुस्तक जो 200 रुपये में खरीदी और 240 रुपये में बेची गई तो लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कोई वस्तु अगर 200 में आपने खरीदी है और 240 में बेच दी तो उसमें लाभ कितने रुपए का हुआ। फिर हमसे पूछा गया कि ठीक लाभ ही पूछेंगे, प्रतिशत नहीं। ठीक, तो हम सब कुछ इसमें ही निकाल देंगे। तो यानी कि अगर हमसे लाभ पूछा जाता है, लाभ के लिए हमारा फार्मूला होता है
विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 240 में वस्तु बेची और ख़रीदी थी 200 में, तो टोटल हमारा लाभ हुआ 40 रुपये का, यानी कि क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर यहीं पे लाभ ना पूछ के हानि पूछी होती तो हानि के लिए क्या लगाते हम, हानि के लिए हमारा सूत्र होता क्रय मूल्य, यानी कि कोई वस्तु कितने में खरीदी और कितने में बेची, तो ये हमारा हो जाता हानि के लिए। अगर प्रतिशत में पूछा जाता इसमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, अगर पूछा जाता कि प्रतिशत लाभ बता, प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो इसके लिए जो सूत्र लगाते हैं तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हमारा कितने रुपए का हुआ था 40 रुपए का, खरीदी वस्तु थी 200 में गुणे 100, डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 कट जाएगा, 2 से 40 को काटेंगे तो 20, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा 20%। कितने का लाभ होता है, अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो 20% का लाभ होता है हमको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार है कि सिंपल इंटरेस्ट का है, जिसमें कहा गया 1000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट हमारा फार्मूला होता है प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम अपॉन 100। अब यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा क्या है 1000 रुपये, क्या है 1000 रुपये, रेट क्या है हमारा 5% और समय 2 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 100, यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि हमें 1000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो क्या होगा 1000 रुपये। अगर यहाँ पे ब्याज ना पूछ के प्रिंसिपल पूछा गया होता तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्लस मूलधन। मूलधन क्या होता है हमारा, ठीक, जो अमाउंट होता है, तो अमाउंट इसको प्लस कर लेते तो वो हमारा क्या निकल जाता, 1 मिनट फार्मूला, ठीक है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि अमाउंट मूलधन होता है, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हमारा क्या निकल जाता मिश्र धन। अमाउंट को हम क्या कहते हैं हिंदी में मिश्र धन कहते हैं, और प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन कहते हैं, क्या कहते हैं मूलधन। तो यानी कि जो हमारा ब्याज निकल के आया साधारण ब्याज वो कितना निकल के आया 100 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से, जिसमें कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए वर्ग हमारा सभी को पता होगा लगभग, वर्ग किस टाइप का होता है हमारा, वर्ग कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, जिसमें हमारी इसमें सभी भुजाएं क्या 6 सेंटीमीटर की हैं, सभी भुजाएं कैसी हैं 6 सेंटीमीटर की हैं। ठीक, अब यहाँ पे परिमाप की बात करते हैं। परिमाप यानी कि पेरीमीटर। परिमाप हमेशा क्या होता है इसकी सभी साइड का जोड़, इसकी सभी साइड का जोड़ परिमाप होता है। तो सभी साइड ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर हमारी है, ये अब ये, तो टोटल क्या हो जाए, यानी 6 को हम 4 बार क्या कर लें प्लस कर लें, तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा परिमाप, तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका फार्मूला भी देखें तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो हमारा क्या होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 6 बराबर 24 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे वर्ग ना करके परिमाप दिया होता, वो सॉरी आयत दिया होता, क्या होता आयत, तो आयत के लिए हम क्या लगाते 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये वाला ये सूत्र होता है आयत के लिए। हमेशा ध्यान रखना परिमाप कैसा भी इतना, ठीक है, आए तो हमें क्या निकालना उसकी जितनी भी साइड हैं, जितनी भी साइड है उनको प्लस कर लेना। ये जरूरी नहीं कि इस प्रकार से ही कोई क्वेश्चन आए, क्वेश्चन क्या होते हैं कुछ इस प्रकार से काफ़ी घुमा के क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक हम कोई आपको क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए ये है, ठीक है, और 1 मिनट इसमें हम कुछ इरेज करें, कुछ हिस्सा,
वाइट से ही कर देते हैं। ये हमने हटा दिया यहाँ से इतना भाग, ठीक है। ठीक, ये हो गया। अब हमने कहा कुछ इस प्रकार से हमारा कोई आकृति है। ठीक, ऐसी आकृति दे दी जाएगी, उसका आपसे पूछा जाएगा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं। ये हमारी हो गई 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमारी हो गई 6 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमारी हो गई 7 सेंटीमीटर, दे देते हैं इसको हम क्या दे देते हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक, इसी प्रकार ये 1 सेंटीमीटर हो गई, ये 1 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, ये हमारी हो गई 1, 5, ये हो गई 4 सेंटीमीटर, ये हो गई 2 सेंटीमीटर और ये हो गई 2 सेंटीमीटर। ऐसे करके वैल्यू दे दी जाएगी। आप इनको क्या करना है, अब इनका हमें परिमाप पूछा जाएगा। तो इसका परिमाप निकालने के लिए हमने क्या बताया है, परिमाप निकालने के लिए सदैव ध्यान रखना है हमें सभी वैल्यू की सभी लंबाई को ऐड करना है। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक गए, कितना चले हम 8 सेंटीमीटर, तो हमने 8 लिख लिया। प्लस यहाँ से यहाँ तक का कितनी दूरी चले 6 सेंटीमीटर, तो हमने 6 सेंटीमीटर को लिख लिया। प्लस उसके बाद हम और चले, उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक चले, कितना चले 2 सेंटीमीटर। प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक चले, अब यहाँ से यहाँ तक चले, ये दूरी कितनी है, अब यहाँ पे ये दूरी इसमें हमने कितनी लिखी है, नहीं लिखी है कुछ, यहाँ पे हम दूरी दे देते, इसको हमने 3 सेंटीमीटर। तो ठीक है, अब हम यहाँ से कहाँ तक चले, यहाँ तक चले तो 3 सेंटीमीटर, 3 लिख लिया। प्लस यहाँ से यहाँ तक गए 4, अब यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी है, ये अब ये ना सोचना यहाँ पे हमने प्लस कर ली तो यहाँ पे नहीं, बिल्कुल यहाँ भी प्लस होगी, तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी, ये भी 3 हो गई। प्लस यहाँ से यहाँ तक आए तो 2 सेंटीमीटर। प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक गए 1 सेंटीमीटर। प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक गए 1 सेंटीमीटर। प्लस अब यहाँ से यहाँ तक गए तो 7 सेंटीमीटर। इन सबको हम प्लस कर लेंगे तो ये हमारा क्या निकल आएगा, परिमाप निकल आएगा इस आकृति का। और आप लोग इसको प्लस करके कमेंट में बताओ कि यहाँ पे इसका परिमाप कितना आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारा जिसमें कहा गया 10 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है तो क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी आयत का परिमाप हमने पीछे बताया था, वो क्या था, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई हमारी 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो गुणा कराएंगे तो कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, आप लोग इसमें ये बताइए कि अगर यहाँ पे मीटर में आंसर पूछा होता तो मीटर में क्षेत्रफल क्या होता, मीटर में क्षेत्रफल कितना होता। तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कीजिए और कमेंट में बताइए कितना आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जब तक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20, 30, 40, 50, 60 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत का मतलब होता है बीच का नंबर, औसत का मतलब होता है बीच में क्या आएगा। औसत में जो नंबर दिए होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, प्लस और उतने संख्याओं से भाग। यानी कि अगर हम फार्मूले को लिखें सूत्र इसका, तो क्या होता है औसत। ये इसलिए लिखा रहे हैं सूत्र क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट सूत्र ही पूछ देते हैं, तो हमें वहाँ पे ध्यान रहेगा। कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू दी है वो कितनी है, कुल योग का मतलब जो भी नंबर दिए हैं उनको हम प्लस करेंगे, उनको प्लस करेंगे और जितनी संख्याओं को प्लस किया है उतने से भाग करें। तो कितने को प्लस किया, 5 को, तो प्लस कर लेंगे 50, 40, 90, 90 और 50 140, 140 और 60 200, 200 को 5 से भाग करें तो कितना आ जाएगा 40, यानी कि हमारा बी ऑप्शन
बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कुछ 10 क्वेश्चन थे मैथ के। इसके बाद अब हम 5 क्वेश्चन किसके करेंगे? पेडालॉजी के। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने पेडालॉजी के क्वेश्चनों को। हमारा क्वेश्चन है पहला, इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि जो प्रारंभिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर जो आप गणित पढ़ाते हो उसका मेन उद्देश्य क्या है? मेमोराइज, फार्मूलाइज। जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या हम फार्मूलाइज याद कराते हैं? यानी कि याद कराने वाली कोई ट्रिक? ठीक है, ऐसा तो नहीं कराते हैं, क्योंकि ये तो सीटेट में क्या है, नेगेटिव पॉइंट आता है किसी चीज़ को हमें बच्चों को लर्न कराने का। दूसरा है डेवलपर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि आप बच्चे को उस योग्य बनाते हैं कि वह कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हम लोग बच्चे के लिए इतना ही सिखाते हैं कि बच्चा खुद से किसी चीज़ को हैंडल कर सके और उसको अच्छे से सोल्व कर सके। ना तो कंप्लीट सिलेबस के लिए पढ़ाते हैं, ना तो कैलकुलेट स्पीड ओनली तो हमारा वर्ड कैसा होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि बच्चे को हम लोग इतना योग्य बनाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा खुद से किसी प्रॉब्लम को हैंडल कर सके, ना कि उसे किसी और की सहायता होनी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा है प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? यानी कि प्रारंभिक में आपको गणित पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लेक्चर मेथड। क्या लेक्चर मेथड हो सकता है? ऐसा तो नहीं, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं प्राइमरी में, आप उनको लेक्चर बताएंगे तो उनके सारी बातें क्या समझ में नहीं आएंगी और वो बोर होने लगेंगे। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब देख तो सेकेंड ऑप्शन क्या है? रोट लर्निंग, यानी कि बच्चे को केवल लर्निंग पे फोकस कराया जाए कि उसे रटन कराया जाए। रोट लर्निंग भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या है, निगेटिव आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। बिल्कुल सही बात है, यानी कि बच्चे जो छोटे होते हैं अगर उन्हें एक्टिविटी कराई जाएगी तो वो अच्छे से सीखेंगे और उस पर ध्यान भी लगाएंगे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही यही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार गणित सीखने का अर्थ क्या है? रचनावादी दृष्टिकोण के साथ गणित सीखने का अर्थ क्या है? से पहला ऑप्शन, टीचर एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, यानी कि बिल्कुल हाँ सही बात है, टीचर एक्सप्लेन करे हर एक टॉपिक को। ठीक, ये तो सही बात है, एक्सप्लेन करे। लेकिन चाइल्ड मेमोराइज रूल्स, यानी कि क्या बच्चे को क्या करा? चाइल्ड मेमोराइज, यानी कि बच्चा मेमोराइज करे, रूल्स सीखे। ऐसा तो नहीं कराते हम, बच्चे को हमें ऐसे नहीं पढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चे की जो भी नॉलेज है उसके थ्रू ही हम बच्चे को एक्सपीरियंस करें और नई चीज़ों को सिखाएं। बिल्कुल ये भी सही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओनली टेक्स्ट बुक, ये भी नहीं होगा। यानी कि दो ऑप्शन हमें से ठीक है, इसमें पहले वाले में कहेंगे टीचर एक्सप्लेन एवरी, ठीक है हाँ टीचर एक्सप्लेन करे। लेकिन थर्ड ऑप्शन हमारा क्या बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे के लिए जो भी हम पढ़ाते हैं तो उसमें बच्चे को क्या करें, एक्सपीरियंसेस चीज़ों को जोड़ें, उसके साथ जोड़ के उसके ऊपर जो भी बच्चे ने सीखा है उसके साथ ही हम जोड़ के उसको आगे की नॉलेज दें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इन सब में सबसे बेस्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन गणित के भय को कम करने में सहायक है? यानी जो गणित में बच्चे की जो डर हो बैठा होता है कि बड़ा, ठीक है, हुआ लगता है मैथ का एक तरह से कहें, तो ये क्या है? यानी कि स्ट्रिक्ट एवल्यूशन, ऐसी कुछ है स्ट्रिक्ट एवल्यूशन। ठीक, तो इसमें मुझे भय को कम करने का सहायक, यानी ऐसी चीज़ आपको बतानी जो उस भय को कम कर सके। क्या बच्चे के लिए स्ट्रिक्ट आप हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब रूल कानून नियम लगा दें तो बच्चे का एक तो मन पहले से ही नहीं लग रहा है तो बच्चा और डर जाएगा मैथ से और उसे और भी वो अच्छे से नहीं पढ़ेगा। तो ये तो रूल नहीं लगाना है हमें। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रिक्वेंट टेस्ट, केवल टेस्ट कराने से ऐसा भी नहीं हो सकता है। कनेक्ट मैथ विथ डेली लाइफ, यानी हाँ ये सही ऑप्शन है कि बच्चे की मैथ को जो भी डेली लाइफ से हम जोड़ के करते हैं। जैसे आज मान लो सपोज कर लो बच्चे से कहते हैं कि आज सुबह आपने कोई भी, जैसे सुबह नाश्ते में कुछ दुकान से नमकीन बिस्किट लाए
तो आपको कितने रुपए घर से दिए गए थे, आपने कितने रुपए मतलब वहाँ पे दुकान में कितने रुपए की बिस्किट या नमकीन ली है और आपको दुकानदार ने वापस कितने रुपए करें, इस प्रकार से। या आप कह सकते हैं कि कोई एक नोटबुक आपने ख़रीदी है, उसमें आपको इतना पैसा दिया गया कि आपने उसके बाद आपको दुकानदार ने कितना पैसा वापस किया। तो कुछ इस प्रकार से आप बच्चे को क्वेश्चन की मतलब देंगे और उनकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, जिससे वो उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकें और उनकी खुद की लाइफ से जुड़े। तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है इसमें, यानी कि सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा, सी। होमवर्क भी हम बच्चे को देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होमवर्क देंगे कि बच्चा केवल होमवर्क से ही हमारा सीख सके, यानी कि इसमें सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्य की, ठीक है, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन फोकस करना है, ठीक है। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ओनली फाइनल एग्जाम, बिल्कुल नहीं। हमेशा ध्यान रखना ओनली हमारा लगभग नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये कभी भी नहीं सही हो सकता है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बिल्कुल बच्चे का हम ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, ना कि हम बच्चे का किसी एक क्षेत्र में करते हैं। हम बच्चे का पढ़ाई से लेके, ठीक है, एक्टिविटी में, रहने में, बैठने में, खेलने में, बोलने में, यानी कि हम बच्चे का चारों तरफ से उसका डेवलपमेंट करते हैं, ना कि एक तरफ से करते हैं। रैंकिंग भी केवल रैंकिंग के लिए नहीं करते हैं, ना तो हम मेमोराइजेशन के लिए करते हैं। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमारा, हमेशा ध्यान रखना बच्चे का हमें निगेटिव में ओनली जहाँ भी आता है ये नहीं होगा। और हम क्वेश्चन ऐसे हैंडल करेंगे कि हम जो भी छात्र है, जो भी बच्चा है, उसको हमें क्या करना है, इसको हमें सेल्फ अपना बच्चा मान के उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हमें हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव वे में लेना है। किस में लेना है, पॉजिटिव वे में लेना है, ना कि हमें निगेटिव लेना है। हमेशा जैसे हर व्यक्ति अपने बच्चे को पॉजिटिव वे में लेता है, तो वैसे ही हमें अपने बच्चा समझ के ही आंसर देना है, तो लगभग हमारा सही होगा। ओनली को ज़्यादातर रोंग में ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन पेडालॉजी के थे। आज हमने क्या सीखा, 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन मैथ के और 5 पेडालॉजी के, ठीक है। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा ये क्लास कैसी लगी है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, जिससे हम और भी आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन और अच्छे ला सकें और हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़े कि आप लोग कुछ सपोर्ट कीजिए। तो उसके बाद और हमारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं ये, जो कि हम अगली क्लास में सीखेंगे, क्योंकि लगभग 30 मिनट से बड़ी क्लास हो जाएगी, तो हम लगभग 30 मिनट की एक क्लास करेंगे। तो बाकी आप लोग बताइएगा कि बाकी अगली क्लास हम कब दें आप लोगों को, ठीक है। नए अगर आप लोग हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्लास कैसी लगी है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है।